बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में बसे एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और विदुषी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था रत्नप्रिया। वह शाही जीवन से ऊबी हुई थी। उसे किताबों और प्रकृति से प्रेम था। एक दिन राजमहल से छिपकर वह जंगल की ओर निकल गई, जहां उसने पहली बार एक साधारण मगर आत्मविश्वास से भरे देहाती चरवाहे को देखा। वह चरवाहा बहुत सामान्य वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और शब्दों में ऐसा आकर्षण था जो राजकुमारी को बार बार उसकी ओर खींचता रहा। उसका नाम था अर्जुन। धीरे धीरे राजकुमारी रोज जंगल आने लगी और उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अर्जुन उसे जंगल के रहस्य सिखाता, जड़ी बूटियों के गुण बताता और अपने लोकगीत सुनाता। रत्नप्रिया को यह सब इतना अच्छा लगने लगा कि वह अपना असली परिचय छिपाकर बस एक साधारण लड़की बनकर उसके साथ समय बिताने लगी। अर्जुन ने कभी उससे सवाल नहीं किया कि वह कौन है, लेकिन उसकी नजरों में वह कुछ समझ चुका था। राजमहल में उथल पुथल मच चुकी थी। राजकुमारी के बार बार गायब रहने से राजा चिंतित था। एक दिन जब राजकुमारी ने लौटने से इनकार कर दिया तो सिपाहियों ने जंगल में खोज शुरू कर दी। उधर अर्जुन ने अचानक रत्नप्रिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। राजकुमारी ने जब कारण पूछा तो उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, तुम जिस जीवन से भाग रही हो मैं उसी जीवन से दूर हूं। हम एक जैसे हैं, लेकिन हमारे रास्ते एक नहीं। राजकुमारी के आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ न बोल सकी। अगले दिन जब वह फिर जंगल पहुंची तो अर्जुन वहां नहीं था। बस एक लकड़ी की बांसुरी और एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। पोटली खोलते ही एक चिट्ठी निकली। मैं जानता था कि तुम राजकुमारी हो रत्नप्रिया, लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात नहीं बता पाया। मैं इस राज्य के पुराने राजवंश की अंतिम निशानी हूं, जिसे वर्षों पहले छल से अपदस्थ किया गया था। मैंने जीवन चरवाहे की तरह बिताया, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने भाग्य को अपनाऊं। शायद फिर कभी मिले, लेकिन तब मैं एक साधारण अर्जुन नहीं रहूंगा। राजकुमारी ने बांसुरी को सीने से लगाकर आंखें मूंद लीं। अब इंतजार था उस दिन का जब वह अर्जुन से फिर मिलेगी, लेकिन तब सब कुछ बदल चुका होगा। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। अर्जुन का राज खुलना, वापसी, सियासत, मोहब्बत, सब कुछ। समय बीतता गया। रत्नप्रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह राजमहल में रहकर भी हमेशा अर्जुन की यादों में खोई रहती, पर अब वह जान चुकी थी कि अर्जुन सिर्फ एक साधारण चरवाहा नहीं था, बल्कि एक छुपा हुआ वारिस जिसे इतिहास ने भुला दिया था। उधर अर्जुन एक नए सफर पर निकल चुका था। उसने उन लोगों को खोजा जो कभी उसके पूर्वजों के साथ वफादार रहे थे। बुजुर्ग योद्धा, पुरानी हवेलियां, गुप्त दस्तावेज, और धीरे धीरे वह अपने खोए हुए अस्तित्व को फिर से पहचानने लगा। राज्य के उत्तर में एक अजीब हलचल शुरू हुई थी। कुछ गांवों में एक रहस्यमय नेता उभर रहा था जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। लोग उसे गुप्तराज कहने लगे थे। वह चेहरा छुपाकर बोलता, पर जब वह बांसुरी बजाता कुछ पुरानी आत्माएं जाग उठती और रत्नप्रिया के दिल में एक सिहरन दौड़ जाती। राज्य में विद्रोह के संकेत मिलने लगे थे। राजा ने आपात सभा बुलाई और रत्नप्रिया को भी बुलाया गया। उस सभा में एक मुखौटा पहने व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने कुछ पुराने दस्तावेज राजा के सामने रखे और कहा, इन परख लीजिए, ये साबित करेंगे कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे खून में है। सब सन्न रह गए। रत्नप्रिया की सांसें रुक सी गईं। उसकी नजरें उस मुखौटे से हट ही नहीं रही थीं। राजा ने जब दस्तावेज पढ़े तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब झूठ है, राजा चीखा। यह कोई धोखेबाज है, एक विद्रोही। मुखौटे वाले ने बांसुरी निकाली और वही पुराना राग बजाया। सभा में बैठे एक बुजुर्ग मंत्री अचानक खड़े हो गए और बोले, यह राग तो केवल राजकुल का उत्तराधिकारी ही जान सकता है। यह अर्जुन है, राजा सोमेश का पुत्र, जिसे मरवा दिया गया था। सभा में खलबली मच गई।
रत्नप्रिया की आंखें छलक गईं, वह आगे बढ़ी, पर अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अब मैं वही अर्जुन नहीं, और तुम्हें तय करना होगा कि तुम एक राजकुमारी रहोगी या किसी सच्चे उत्तराधिकारी की रानी बनोगी। अब फैसला रत्नप्रिया के हाथ में था। अगर तुम चाहो तो अगला भाग और भी गहराई से लिखा जा सकता है, सियासत, प्रेम, युद्ध और एक नया राज्य। सभा के उस क्षण के बाद जैसे पूरा महल थम गया था। रत्नप्रिया की सांसें तेज थीं। उसके सामने उसका पहला प्रेम अर्जुन खड़ा था, अब एक दावेदार, एक योद्धा, एक सच्चा वारिस, पर साथ ही वह उसका विरोधी भी बन गया था, क्योंकि उसका विद्रोह उस तख्त के खिलाफ था जिसे रत्नप्रिया अब तक अपना घर समझती थी। राजा ने अर्जुन को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन महल के कई सैनिक जो चुपचाप अर्जुन के समर्थक बन चुके थे, अचानक सामने आ गए और अर्जुन को घेरे में ले लिया। एक खूनी संघर्ष की शुरुआत हो गई। महल की दीवारों ने इतिहास को दोहराते देखा। रत्नप्रिया को अब निर्णय लेना था। वह अपने पिता के प्रति निष्ठावान रह सकती थी, एक राजा जो अन्याय के खून से सिंहासन पर बैठा था, या उस व्यक्ति के साथ खड़ी हो सकती थी जिसने अपना सब कुछ खोकर सच्चाई को अपनाया। आखिरकार उसने तलवार उठाई, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच आकर बोली, अगर कोई मेरे सामने से होकर जाना चाहता है तो उसे पहले मेरी तलवार पार करनी होगी। मैं अब किसी झूठे खून के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए खड़ी हूं। भीड़ शांत हो गई। अर्जुन उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे अपना मुखौटा उतार दिया। वर्षों बाद उसका चेहरा सबके सामने था। राजा पीछे हट गया, हार मानकर महल छोड़ने को मजबूर हो गया। अर्जुन ने सिंहासन ग्रहण किया, लेकिन खुद को राजा नहीं, जननायक घोषित किया, एक ऐसा शासक जो सिर्फ नाम का नहीं, कर्म का राजा हो। और रत्नप्रिया, वह अब राजकुमारी नहीं रही। वह अर्जुन के साथ सत्तासीन तो हुई, लेकिन उसने राज्य के हर कोने में शिक्षा, न्याय और प्रेम फैलाने का संकल्प लिया। लोग आज भी कहते हैं, एक चरवाहा राजा बना और एक राजकुमारी रानी, लेकिन उनकी असली पहचान थी, वो एक दूसरे के भीतर छिपी सच्चाई को पहचान गए थे। पर अंत में जब बांसुरी की धुन फिर से वादियों में गूंजती है, तो एक सवाल आज भी रह जाता है, क्या अर्जुन सच में वही था जो उसने कहा, या सिर्फ एक चतुर विद्रोही जिसने सबको विश्वास में लेकर तख्त हासिल कर लिया? अगर तुम चाहो तो मैं इसका अगला भाग किसी और मोड़ पर भी शुरू कर सकता हूं, धोखे, राजनीति और रिश्तों के नए पहलुओं के साथ। समय बीतता गया। अर्जुन अब जननायक के रूप में पहचाना जाने लगा, प्रजा में लोकप्रिय, न्यायप्रिय, लेकिन साथ ही रहस्यमयी। रत्नप्रिया उसके साथ थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में अब भी वह सवाल कुलबुलाता रहता, क्या अर्जुन ने सच में सब कुछ सिर्फ सच्चाई के लिए किया था, या कहीं उसके इरादे में कोई परछाई थी? एक दिन महल के पुरालेखागार में रत्नप्रिया को एक पुराना पत्र मिला, जो किसी पुराने विद्रोही गुट की भाषा में लिखा गया था। उस पत्र में अर्जुन का नाम नहीं था, लेकिन बांसुरी वाला नाम बार बार दोहराया गया था, और उसमें यह भी लिखा था कि जब समय आएगा तुम सिंहासन पर बैठोगे और हमें हमारी जगह मिल जाएगी, चाहे झूठ को भी सच साबित करना पड़े। रत्नप्रिया के हाथ कांपने लगे। क्या अर्जुन ने उसका प्रेम और राजा की दुर्बलता का उपयोग करके सत्ता पाई? क्या वह सचमुच उसी लहू से था, या बस एक चेहरा जिसने समय के साथ अपनी कहानी रच ली? उसने अर्जुन से सवाल करने का मन बनाया, लेकिन जब वह उसके पास पहुंची तो अर्जुन बांसुरी बजा रहा था, वही धुन जो पहली बार जंगल में सुनाई दी थी। उसने आंखें खोले बिना कहा, तुम कुछ ढूंढ रही थी रत्नप्रिया? रत्नप्रिया चौंकी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं जानता था एक न एक दिन तुम उस पत्र तक पहुंचोगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हां, मैंने कई रास्ते अपनाए, कुछ सच के, कुछ चालाकी के, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता था। तो तुम वही हो अर्जुन, वही चरवाहा? वह मुस्कुराया। मैं वो भी हूं, और कुछ और भी जो शायद तुम अभी नहीं जानती। उस रात महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से धुएं की एक रेखा उठी। अगली सुबह अर्जुन महल में नहीं था, और साथ ही सारे शाही दस्तावेज, प्रमाण और वो पुरानी बांसुरी भी गायब थी।
प्रजा को बताया गया कि अर्जुन एक धार्मिक यात्रा पर गया है। लेकिन रत्नप्रिया जानती थी वह कुछ छिपा रहा था, या शायद भाग गया था उस सच से जो वह खुद नहीं बताना चाहता था। अब रत्नप्रिया अकेली थी, न सिर्फ एक रानी बल्कि एक गाथा की गवाह, जो अब खुद अपने उत्तरों की खोज में निकल पड़ी थी। और कहीं दूर एक जंगल में कोई फिर से बांसुरी बजा रहा था, लेकिन इस बार धुन में मोहब्बत नहीं, एक गूढ़ रहस्य छिपा था। कहानी अब एक नई दिशा में जा रही है। चाहे तुम चाहो तो इसमें रोमांच, साजिश और खोज का एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। क्या अर्जुन असली था? क्या सारा इतिहास बस एक बनाई हुई कहानी थी, या सच वही था जहां पहली बार बांसुरी बजी थी? बताओ, अगला मोड़ कैसा चाहते हो और मैं वहां से कहानी को मोड़ दूंगा। रत्नप्रिया ने अब राजमहल को सिर्फ एक सत्ता की जगह नहीं बल्कि एक जाल की तरह देखना शुरू कर दिया था, जहां हर मुस्कुराहट में शक था और हर दरवाजे के पीछे एक अधूरी कहानी। अर्जुन के अचानक गायब हो जाने के बाद महल के गलियारों में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। कुछ कहते उसने सबको धोखा दिया, कुछ कहते उसे किसी ने मार डाला, लेकिन रत्नप्रिया के दिल की धड़कनें एक और ही कहानी कह रही थीं। वह उसी जंगल में लौटी जहां पहली बार अर्जुन से मिली थी। वहां सब कुछ वैसा ही था, पेड़ों की छांव, बांसुरी की गूंज और हवा में वही अधूरा राग। लेकिन इस बार पेड़ के नीचे उसे कुछ मिला, मिट्टी में दबी एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी। डिब्बी में एक पत्र और एक अंगूठी थी। पत्र में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। यदि तुमने यह पाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर अब भी थोड़ा यकीन है। मैंने वह सब किया जो मुझे करना था, लेकिन जिस कहानी में मैं आया वह कहानी मेरी नहीं थी। मैं बस एक मोहरा था। असली राजा अब भी कहीं छिपा है और अब तुम्हें उसे खोजना होगा। रत्नप्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो अर्जुन अब तक उसे सच लगता था, क्या वह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा था? तो असली उत्तराधिकारी कौन था और क्यों अर्जुन ने अपने होने का भ्रम बनाए रखा? वह जंगल से लौट आई, लेकिन अब वह सिर्फ रानी नहीं थी, वह एक खोजकर्ता बन चुकी थी जो इतिहास के उन पन्नों को पलटना चाहती थी जिन्हें जानबूझकर छुपा दिया गया था। रात को उसने फिर से वही अंगूठी देखी। उस पर एक चिन्ह खुदा था जो किसी पुराने राजवंश के गुप्त प्रतीक जैसा लग रहा था। उसी रात महल में एक बूढ़ा सेवक चुपके से उसके पास आया और बोला, महारानी, अब समय आ गया है, आपको सच बताया जाए। अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं था, वह असली वारिस भी नहीं था। वह तो सिर्फ असली उत्तराधिकारी को बचाने के लिए खड़ा हुआ था। रत्नप्रिया की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, तो असली उत्तराधिकारी कौन है? सेवक ने सिर झुकाया और कहा, वो आप हैं। और इस मोड़ पर कहानी सिर्फ प्रेम या राजनीति नहीं रही, अब यह पहचान, धोखा और एक छिपे हुए भाग्य की कहानी बन चुकी थी। है? रत्नप्रिया सन्न रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। मैं असली उत्तराधिकारी? सेवक ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, आपका जन्म उसी रात हुआ था जब महल पर हमला हुआ था। राजा सोमेश, अर्जुन का पिता, उस वक्त अपने नवजात शिशु को बचाने के लिए आपको महल से दूर एक राज परिवार के भरोसे छोड़ आया था। उस परिवार ने आपको अपनी बेटी मानकर पाला, आपको रत्नप्रिया नाम दिया, लेकिन असली राजकुल का नाम रत्नेश्वरी था। रत्नप्रिया की सांसें उखड़ गईं। उसकी अब तक की सारी जिंदगी जैसे झूठ पर टिकी हुई थी। उसका प्रेम, उसका संघर्ष, यहां तक कि अर्जुन, वह खुद जानता था कि वह सिर्फ उसकी रक्षा के लिए खड़ा था। और क्या इसलिए उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया? उस रात रत्नप्रिया ने महल के सबसे गुप्त कक्ष का ताला खुलवाया, जहां राजवंश के असली दस्तावेज, खून के प्रमाण और इतिहास के लहू से लिखे पन्ने छिपे थे। वहां उसे वह पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, असली वारिस को कभी राज सिंहासन के लिए नहीं, प्रजा की भलाई के लिए तैयार किया जाएगा। और जब वह तैयार होगी तो इतिहास स्वयं उसकी पहचान लौटाएगा। रत्नप्रिया अब जान गई थी, अर्जुन ने
अपने जीवन की बाजी लगाकर सिर्फ उसे उसकी पहचान दिलाने की भूमिका निभाई थी। वह सिर्फ एक चरवाहा नहीं, एक रक्षक था। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। जंगलों से एक नई ताकत उठ रही थी, एक रहस्यमय नकाबपोश जिसे लोग नवगौर कहने लगे थे। उसके पास भी वही राजकुल की अंगूठी थी और वह कहता था कि असली वारिस वही है। रत्नप्रिया ने तय किया, अब वह सिर्फ सच्चाई की खोज नहीं करेगी बल्कि अपने भाग्य की रक्षा भी करेगी। एक बार फिर महल की दीवारों में बांसुरी की धुन गूंजने लगी, लेकिन यह धुन अब प्रेम की नहीं, युद्ध की पूर्व चेतावनी थी। और उस अंधेरे में एक गुफा की दीवार पर अर्जुन की परछाई दिखी। उसकी आंखें बंद थीं, पर होठों पर वही बात थी, अब तुम जान चुकी हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस ताज को पहनने के लिए जिसकी कीमत है सारा सच? रत्नप्रिया अब रत्नेश्वरी बन चुकी थी। अपने भीतर की वो आग पहचान चुकी थी जिसे सालों तक प्रेम, भ्रम और परछाइयों ने ढक रखा था। लेकिन अब वो आग जल उठी थी। महल में नए आदेश जारी होने लगे, सेनाएं पुनर्गठित होने लगीं और राज्य के कोने कोने में यह संदेश फैल गया, सच्ची वारिस लौट आई है। लेकिन हर सिंहासन की आहट सुनने वाला अंधकार भी जाग चुका था। नवगौर, वह नकाबपोश दावेदार जिसने स्वयं को भी उसी राजवंश का उत्तराधिकारी बताया था, अब खुलेआम चुनौती देने लगा। उसकी आंखों में कोई पागलपन था, जैसे वह अर्जुन की ही परछाई हो, लेकिन विकृत, उलझी और अपूर्ण। रत्नेश्वरी ने उस गुफा की तलाश शुरू की जहां अर्जुन की परछाई दिखी थी। कई पहाड़, झीलें, जंगल पार करते हुए जब वह वहां पहुंची तो दीवारों पर खून से बने चिन्ह मिले और बीचों बीच एक वाक्य लिखा था, जिस ताज की रक्षा अर्जुन ने की, अब वही ताज तुम्हारे सिर को घेरेगा। लेकिन याद रखना, ताज सोने का नहीं, बलिदानों का होता है। और तभी एक आवाज गूंज उठी, तुमने सच को तो स्वीकार कर लिया, पर क्या तुम झूठ का सामना करने को तैयार हो? रत्नेश्वरी ने पलटकर देखा, सामने नवगौर खड़ा था। उसके हाथ में अर्जुन की बांसुरी थी। तुम उसे ढूंढ रही हो ना? उसने कहा, पर वो तो अब मेरा है और वो नहीं चाहता कि तुम यह युद्ध जीतो। रत्नेश्वरी की आंखों में ज्वाला जल उठी। झूठ, वह चीखी, वो कभी मेरी पीठ में खंजर नहीं घोंपेगा। नवगौर मुस्कुराया और धीरे से बांसुरी बजाई, वही धुन, मगर इस बार उसमें कुछ टूटा हुआ था, जैसे भावनाओं से नहीं, घावों से निकली हो। अर्जुन जिंदा है, नवगौर फुसफुसाया, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि उसने देखा कि ताज तुमसे बेहतर मुझ पर जंचता है। रत्नेश्वरी की मुट्ठियां कस गईं। अब यह युद्ध सिर्फ सिंहासन का नहीं था, यह युद्ध था प्रेम और विश्वास के बीच, इतिहास और भ्रम के बीच, और सबसे बढ़कर उस अर्जुन के लिए जो अब दोनों तरफ दिखाई दे रहा था। और कहीं दूर अंधकार में असली अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाया, शुरुआत अब हुई है। अब कहानी निर्णायक मोड़ पर है। क्या रत्नेश्वरी अर्जुन तक पहुंच पाएगी? क्या नवगौर वाकई झूठ बोल रहा है या उसने अर्जुन को अपने पक्ष में कर लिया है? रत्नेश्वरी के भीतर अब दो आवाजें गूंज रही थीं। एक जो अर्जुन को वही मानती थी जिसे उसने प्रेम किया, और दूसरी जो धीरे धीरे नवगौर की बातों में सच्चाई तलाश रही थी। बांसुरी की वो धुन जो कभी उसकी आत्मा को सुकून देती थी, अब उसे भीतर तक झकझोर रही थी, क्योंकि उसमें अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक साया था। वह महल लौटी, लेकिन उसका चेहरा अब कठोर हो गया था। उसने निर्णय लिया, युद्ध टल नहीं सकता, और जवाब सिर्फ तलवार से नहीं, उस रहस्य से मिलेगा जो इतने वर्षों से दबा रहा। उसने उन आखिरी शिलालेखों की खोज शुरू की जो महल के प्राचीन तहखाने में छिपे थे। वहां उसे एक पत्थर की दीवार पर लिखा मिला, यदि ताज को दो दावेदार मिले तो खोजो तीसरे को, क्योंकि राज सिंहासन केवल उसे मिलेगा जो दोनों का सत्य एक साथ ढो सके। रत्नेश्वरी समझ गई, यह द्वंद्व
अर्जुन और नवगौर के बीच नहीं था। यह उसके भीतर ही जल रही दो सच्चाइयों का संघर्ष था। उसे अब अर्जुन को ढूंढना था, चाहे वो दुश्मन के शिविर में हो या किसी गुप्त गुफा में बंद। एक रात जब चांद अपने शिखर पर था, रत्नेश्वरी गुप्त रूप में नवगौर के अड्डे में जा पहुंची। वहां उसने देखा अर्जुन बेड़ियों में जकड़ा हुआ, लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में थकावट थी, पर हार नहीं। तुम? अर्जुन फुसफुसाया। मैं चाहता था कि तुम यहां मत आओ। रत्नेश्वरी की आंखें छलक पड़ीं। क्यों किया ये सब? क्यों छिपे रहे? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें ताज खुद से पाना था, मेरे नाम से नहीं। पर तभी एक और आवाज आई नवगौर की, और अब तुम दोनों एक साथ हो। आखिरी बार। नवगौर ने तलवार खींच ली, लेकिन जैसे ही रत्नेश्वरी ने उसका वार रोका, एक गुप्त चिन्ह उसकी तलवार पर चमक उठा, वही जो राजवंश की सच्ची रक्षक की निशानी था। नवगौर चौंका। उसके चेहरे का नकाब गिरा और सन्नाटा छा गया। वह अर्जुन का जुड़वां भाई था, जिसे बचपन में जंगल में छोड़ दिया गया था और जिसने जीवन को केवल छिनकर जीना सीखा था। अब अर्जुन, रत्नेश्वरी और नवगौर तीनों एक ही खून, एक ही विरासत, एक ही सिंहासन के दावेदार थे। और वहां चांद की रोशनी में तीन परछाइयां एक दूसरे में घुलती गईं, पर ताज सिर्फ एक के सिर सजना था। नवगौर की आंखों में अब आंसू थे, न क्रोध के, न हार के, बल्कि एक अनकहे जीवन की पीड़ा के। मैं वही हूं जिसे जंगल में छोड़ दिया गया था, उसने कांपती आवाज मुंह में कहा। तुम्हें महल मिला, बांसुरी मिली, प्रेम मिला, और मुझे मिला सन्नाटा। अर्जुन ने पहली बार उस भाई को देखा जिसे वह सिर्फ अफवाहों में जानता था, लेकिन उस क्षण भी अर्जुन की नजरें रत्नेश्वरी पर थीं, जो अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की तरह खड़ी थी। रत्नेश्वरी ने तलवार नीचे रख दी। आज मैं ताज नहीं चाहती, उसने कहा, मैं उत्तर चाहती हूं, और अगर इस ताज की कीमत तुम दोनों भाइयों की दुश्मनी है, तो मैं इस ताज को त्याग था। उसने कांपती आवाज मुंह में कहा। तुम्हें महल मिला, बांसुरी मिली, प्रेम मिला, और मुझे मिला सन्नाटा। अर्जुन ने पहली बार उस भाई को देखा जिसे वह सिर्फ अफवाहों में जानता था, लेकिन उस क्षण भी अर्जुन की नजरें रत्नेश्वरी पर थीं, जो अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की तरह खड़ी थी। रत्नेश्वरी ने तलवार नीचे रख दी। आज मैं ताज नहीं चाहती, उसने कहा, मैं उत्तर चाहती हूं, और अगर इस ताज की कीमत तुम दोनों भाइयों की दुश्मनी है, तो मैं इस ताज को त्याग दूंगी। नवगौर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कश्मकश थी। क्या तुम सच में ऐसा करोगी, बिना सत्ता, बिना वैभव? रत्नेश्वरी मुस्कुराई, थकी हुई लेकिन दृढ़, क्योंकि जिस प्रेम की शुरुआत बांसुरी से हुई थी, उसका अंत खून से नहीं हो सकता। उसी क्षण महल के पुजारियों और पुरोहितों ने वहां प्रवेश किया, सदियों पुरानी वह विधि लेकर जिसमें ताज तीनों के सामने रखा जाता है, लेकिन उसे छू नहीं सकते थे जब तक कि वह स्वयं किसी एक को न चुन ले। तीनों एक साथ आगे बढ़े। ताज पर नजरें टिक गईं, और फिर कुछ अद्भुत हुआ। ताज से हल्की सी रोशनी निकली, और वह उठकर रत्नेश्वरी के सिर पर जाकर टिक गया। अर्जुन और नवगौर दोनों पीछे खड़े थे, मुस्कुराते हुए, शांत। अर्जुन ने धीरे से बांसुरी उसकी ओर बढ़ाई। अब यह धुन तुम्हारी है। नवगौर ने सिर झुकाया। राज्य को एक मां चाहिए थी, अब वह मिल गई है। और उस रात महल के प्राचीर से जो संगीत गूंजा, वह न युद्ध का उद्घोष था, न किसी अंत का संकेत, बल्कि एक नई शुरुआत का राग था, प्रेम, क्षमा और पहचान का। कहानी पूरी हुई, लेकिन गाथा अब भी जीवित है, बांसुरी की हर धुन में, जंगल की हर सांस में, और एक रानी के दिल में, जिसने अंत में जीत के मायने बदल दिए। अगर चाहो, मैं अब इस कहानी का नाम, सार, या इसका एक शाही संवाद आधारित नाट्य रूपांतरण भी तैयार कर सकता हूं। समय बीतता गया,
लेकिन रत्नेश्वरी की आंखों में उस रात की रोशनी अब भी बसी थी, जब ताज ने उसे नहीं पकी की स आई की सिनी बल्कि उसके त्याग को चुना था। राजमहल अब सत्ता का केंद्र नहीं, एक आश्रय बन चुका था, जहां युद्ध की जगह न्याय और प्रेम की भाषा बोली जाती थी। अर्जुन ने बांसुरी फिर कभी नहीं बजाई, क्योंकि वह धुन जो रत्नेश्वरी के लिए थी अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। उसने खुद को राज्य के निर्माण में झोंक दिया, एक छाया बनकर रत्नेश्वरी की रोशनी के साथ चला। नवगौर, जो कभी बदले की आग में जला था, अब वह ससे कठिन निर्णय ले चुका था। वह उत्तर दिशा के गहरे वन में चला गया, वहां जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने ताज नहीं, शांति चुनी, और वही उसे पहली बार स्वयं से मिला दिया। लेकिन रत्नेश्वरी जानती थी, यह शांति हमेशा नहीं टिकेगी। सत्ता जितनी सच्ची हो, उतने ही अंधेरे उसे निगलने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब वह महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थी, उसे दूर जंगल से आती एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत अधूरी। उसने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन, उसने फुसफुसाया, लेकिन जब पलटी, वहां कोई नहीं था। पर उस पल उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़का, न दुहक का, न संतोष का, बल्कि उस एक सच्चाई का जिसे कोई इतिहास, कोई ताज कभी नहीं बांध सकता। प्रेम जो न जीता जाता है, न हारा सिर्फ निभाया जाता है, चुपचाप किसी देहाती चरवाहे की तरह। और उस क्षण बांसुरी की अंतिम धुन हवा में घुलकर अमर हो गई। अब अगर चाहो, मैं इस पूरी कहानी को एक सुंदर लघु उपन्यास के रूप में सजाकर दे सकता हूं। शीर्षक, अध्यायों के नाम, भूमिका, और अंत में एक भावनात्मक समर्पण पत्र के साथ। बोले तो शुरू करूं? समय की धारा के साथ राजमहल में एक शांति छा गई थी, लेकिन रत्नेश्वरी के भीतर रत्नेश्वरी के भीतर का संघर्ष कभी शांत नहीं हुआ। उसका राजमहल अब वीरानियों और यादों से सजा था, और वह इस अहसास से जूझ रही थी कि उसने जो निर्णय लिया वह क्या सच में सही था। क्या सत्ता का त्याग करना वास्तव में उसकी असली जीत थी, या फिर वह भी एक और नासमझी का परिणाम था। अर्जुन अब महल में नहीं था, लेकिन उसकी बांसुरी की धुन अब भी उसकी यादों में गूंजती थी। एक दिन जब रत्नेश्वरी महल की बागीचे में टहल रही थी, उसने महसूस किया कि बांसुरी की वही अधूरी धुन फिर से हवा में घुल रही है। यह वह संगीत था जो न केवल उसका बल्कि पूरे राज्य का भाग्य बदलने वाला था। वह दौड़ते हुए उस बाग की ओर बढ़ी जहां से यह ध्वनि आ रही थी। जैसे ही वह बगीचे के कोने तक पहुंची, उसकी नजरें सन्न रह गईं। वहां अर्जुन खड़ा था, वही देहाती चरवाहा जिसने एक दिन उसकी पहचान बदली थी, वही व्यक्ति जो कभी नायक था और अब एक गुमनाम चेहरा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई शंका नहीं थी, बस शांति थी, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद घर लौट आया हो। अर्जुन, रत्नेश्वरी की आवाज कांप रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों वापस आए हो? अर्जुन ने धीमे से मुस्कुराया और बांसुरी को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम्हें वह धुन याद है ना रत्नेश्वरी? वही जो कभी हमारे बीच गूंजती थी। मैं वही बांसुरी लेकर वापस आया हूं, लेकिन अब कोई संगीत नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए था वह अब हमें मिल चुका है। रत्नेश्वरी चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। अर्जुन की यह बातें उसके दिल में हलचल मचा रही थीं। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, वह धीमे से बोली। संगीत अब गूंज नहीं सकता, क्योंकि हर एक राग ने अपने पूरे अर्थ को पा लिया। यह हमारी यात्रा का अंत है, लेकिन हमारी पहचान और इस राज्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अर्जुन ने सिर झुकाया और बांसुरी की धुन को हल्का सा छेड़ा, फिर उसे रत्नेश्वरी के हाथों में दे दिया। तुम अब इसे अपना संगीत मानो रत्नेश्वरी, तुम्हारी धुन, तुम्हारा इतिहास, लेकिन यह तुम्हारी भी धुन है। रत्नेश्वरी ने बांसुरी को ध्यान से थामते हुए कहा, यह हम दोनों की यात्रा का हिस्सा है। हम दोनों ने इसे खोजा और अब इसे साथ जीने का समय है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। संगीत का अर्थ बदल चुका है रत्नेश्वरी। अब यह हमारी पहचान नहीं, हमारी उम्मीद की ध्वनि है जो हम अपने भीतर समेटे हुए हैं। रात के सन्नाटे में बांसुरी की मधुर ध्वनि फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह ध्वनि के संघर्ष का नहीं, मेल जोल का प्रतीक बन गई थी। यह बांसुरी एक नए अध्याय का आरंभ थी, जहां न केवल प्रेम और शक्ति का बल्कि ज्ञान और बलिदान का भी सम्मान था। और उस रात जब चांद अपनी पूरी चांदनी छोड़ चुका था, रत्नेश्वरी और अर्जुन ने एक साथ बांसुरी की अंतिम धुन को पूरी किया। यह धुन सिर्फ उनका नहीं था, यह उस सच्चाई का हिस्सा था जो सिर्फ उन्हीं को मिल सकती थी, जिन्होंने अपना इतिहास न केवल अपनाया बल्कि उसे निभाया। और महल की दीवारों में बांसुरी की धुन गूंजते हुए हर कोने में वह संदेश पहुंचा, सच्ची शांति और पहचान संघर्ष के साथ प्राप्त होती है, लेकिन जब यह मिलती है तो यह अमर होती है। चांद की रोशनी में बांसुरी की धुन गूंज रही थी, लेकिन यह ध्वनि अब केवल संगीत नहीं थी, यह एक कहानी थी, एक याद थी जो समय के साथ नष्ट नहीं होती। रत्नेश्वरी और अर्जुन दोनों अब समझ चुके थे कि उनका संघर्ष सिर्फ एक सिंहासन के लिए नहीं था, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और पहचान को पाने के लिए था। वे दोनों जानते थे कि जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी वह कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली यात्रा हमेशा भीतर से शुरू होती है। राजमहल में हर कोई अब यह जान चुका था कि सत्ता और ताज की चमक उस ध्वनि से कहीं ज्यादा फीकी है जो आत्मा की गहराई से निकलती है। रत्नेश्वरी ने ताज को नहीं अपनाया, लेकिन उसके हृदय में जो ताज था वह हमेशा उसकी ओर था। वह ताज जो प्रेम, बलिदान और संघर्ष से बना था। अर्जुन ने भी खुद को एक साधारण चरवाहे की तरह रखा, लेकिन अब वह केवल कोई देहाती नहीं था, वह एक रक्षक था जो अपनी पहचान और दूसरों की रक्षा दोनों में संतुलन बनाए रखता था। वर्षों बाद जब रत्नेश्वरी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, उसने देखा कि बांसुरी अब भी महल में गूंज रही थी, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसे छेड़े। उसका दिल एक अज्ञात ध्वनि को पहचानने लगा, वही ध्वनि, वही संगीत जो कभी अर्जुन और उसके बीच था। यह ध्वनि अब एक शांति का प्रतीक बन चुकी थी। तभी महल के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। रत्नेश्वरी ने अपनी आंखें उठाईं और दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था, हाथ में वही बांसुरी, वही सादगी, वही ठंडक। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा अर्जुन, उसने धीरे से कहा। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, भले ही तुम मुझे दूर चले गए थे। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ बांसुरी रत्नेश्वरी के हाथों में रख दी। कभी दूर नहीं गया था, उसने कहा। यह बांसुरी हमारी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन अब हमें एक और रास्ता तय करना है, एक नया अध्याय लिखना है जो सिर्फ हम दोनों से नहीं बल्कि इस राज्य और उसकी जनता से भी संबंधित हो। क्या तुम तैयार हो अर्जुन? रत्नेश्वरी ने उसकी आंखों में देखा। अब हमें सच्ची शांति लानी होगी, लेकिन यह शांति केवल संघर्ष से नहीं बल्कि समझदारी और साझेदारी से ही संभव है। अर्जुन ने सिर झुकाया और फिर दोनों एक साथ महल की छत पर पहुंचे। नीचे राज्य के लोग एकत्र हो रहे थे। यह कोई युद्ध नहीं था, न कोई राजा या रानी का भाषण था, बल्कि यह एक संकेत था कि अब समय बदल चुका था। राज्य की शक्ति अब ताज में नहीं बल्कि उसकी जनता में थी। जैसे ही दोनों ने हाथों में बांसुरी ली, महल के ऊपर एक नई ध्वनि गूंज उठी। यह ध्वनि युद्ध, हार और जीत की नहीं थी, यह एक नई शुरुआत की थी, एक यात्रा जो केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि समझ और सहयोग के लिए थी। और इस तरह बांसुरी की अंतिम धुन हमेशा के लिए महल और राज्य के हर कोने में गूंजती रही, यह याद दिलाने के लिए कि सच्ची शक्ति प्रेम, शांति और एकता में होती है। समय बीतता गया, लेकिन महल की दीवारों और उसके हर एक कोने में एक अदृश्य ध्वनि हमेशा गूंजती रही।
बांसुरी की वह अंतिम धुन जिसे रत्नेश्वरी और अर्जुन ने एक साथ गाया था, अब राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी थी। महल के दरवाजों से लेकर गली गली तक यह संगीत सुनाई देता था, एक शांतिपूर्ण संदेश की तरह जो दिलों में गहराई तक उतर जाता था। यह सिर्फ राजमहल की नहीं बल्कि पूरे राज्य की आत्मा बन चुका था। रत्नेश्वरी और अर्जुन अब एक साथ राज्य के हर कोने में न्याय और शांति स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने सीखा था कि अगर सत्ता सिर्फ ताज और तख्त के लिए होती है तो वह हमेशा नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर सत्ता जनकल्याण के लिए हो तो वह स्थायी होती है। राज्य में अब कोई डर, कोई घमंड और कोई संघर्ष नहीं था। सब कुछ शांतिपूर्ण था, क्योंकि लोगों को अब यह विश्वास था कि उन्हें सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि एक संरक्षक मिला है जो उनके दिलों की आवाज सुनता है। लेकिन रत्नेश्वरी और अर्जुन दोनों जानते थे कि यह शांति स्थायी नहीं रह सकती थी। दुनिया हमेशा बदलाव की ओर बढ़ती है और नए संघर्ष सामने आते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी जाना था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं तब तक किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान होगा। एक दिन जब रत्नेश्वरी बांसुरी बजा रही थी, अचानक महल के दरवाजे पर एक संदेशवाहक आया। उसके चेहरे पर चिंता थी और उसने रत्नेश्वरी को एक पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था, एक नया युद्ध हमारे दरवाजे तक आ रहा है। राज्य में अराजकता फैलाने के लिए कुछ बाहरी ताकतें अपने कदम बढ़ा रही हैं। रत्नेश्वरी ने पत्र को पढ़ते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हों। वह अर्जुन की ओर मुड़ी और कहा, समय आ गया है अर्जुन, यह राज्य फिर से किसी परीक्षा से गुजरने वाला है। लेकिन इस बार हम सिर्फ राजकुमारी और देहाती चरवाहे के रूप में नहीं बल्कि एक टीम के रूप में इसे निपटेंगे। अर्जुन ने बांसुरी को एक बार फिर हाथ में लिया और उसे हल्के से बजाया। उस ध्वनि में वह साहस था जो उनके दिलों में था। हमने एक बार यह दिखाया था कि शक्ति और ताज हमारी पहचान नहीं है, बल्कि यह हमारी एकता, साहस और विश्वास है जो हमें दुनिया से अलग करता है। इस बार भी हम वही करेंगे। दोनों जानते थे कि यह युद्ध कुछ अलग होगा। यह सिर्फ एक बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि यह एक परीक्षा थी उनकी पहचान और उनके सिद्धांतों की। उन्हें सिर्फ अपने राज्य की रक्षा नहीं करनी थी, बल्कि उस विश्वास को भी बचाना था जो उन्होंने लोगों में जगाया था। महल के आंगन में बांसुरी की वह धुन फिर से गूंजने लगी। यह वही ध्वनि थी जो एक बार युद्ध, संघर्ष और विजय के संकेत के रूप में थी, लेकिन अब वह ध्वनि केवल एक संदेश थी। सच्ची शक्ति सिर्फ उस पराजय से निकलती है जो आपने कभी भीतर जीता था। अर्जुन और रत्नेश्वरी की आंखों में वही आत्मविश्वास था, वही दृष्टि थी जो उन्हें कभी एक दूसरे से जोड़ चुकी थी। वे जानते थे कि असली युद्ध अब शुरू हो चुका था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उसे जीत सकते थे, क्योंकि उनका रास्ता न केवल ताज तक बल्कि सच तक जाता था। और उस दिन जब महल की दीवारों में वह ध्वनि गूंज रही थी, राज्य का हर एक व्यक्ति जानता था कि यह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक संदेश था। और यह संदेश था, कभी भी हार मानने की बात नहीं है जब तक आपकी आत्मा की धुन जीवित है। समय के साथ महल में बदलाव आया। लोग फिर से एकजुट हुए थे, लेकिन राज्य के आसपास के क्षेत्रों में संकट की आहटें महसूस हो रही थीं। वह बाहरी ताकतें जो राज्य को अस्थिर करना चाहती थीं, अब सक्रिय हो चुकी थीं। रत्नेश्वरी और अर्जुन जानते थे कि अब एक नई परीक्षा का समय है। उनके लिए यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी था जो उन्हें अपने ही सिद्धांतों, अपने ही विश्वासों और अपनी निष्ठा का परीक्षण करने का अवसर देगा। महल के प्रत्येक कोने में एक हलचल थी, लेकिन रत्नेश्वरी और अर्जुन शांत थे। वे समझते थे कि अगर इस बार
कोई संदेह या भय उनकी सोच में प्रवेश करता है तो वे हार सकते हैं। राज्य की शक्ति अब सिर्फ ताज में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के दिलों में थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारी अब केवल शासक बनने तक सीमित नहीं थी। उनका असली कार्य था अपने राज्य के लोगों को यह बताना कि असली युद्ध कभी बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। रत्नेश्वर